सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है फेडरल बैंक लिमिटेड वर्सेस सागर थॉमस एंड अदर्स सिविल अपील 106 ऑफ 2001। इस केस में मैं बैंक का ब्रांच मैनेजर था करुणागपल्ली में। मुझे 29 मई 1982 को सस्पेंड किया गया क्योंकि मैंने अपने अधिकार के ऊपर जाके लोन वगैरह दिए। आखिर इंक्वायरी के बाद मुझे नौकरी से निकाला गया। मैंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया इसको चैलेंज करके। वहां बैंक ने कहा कि वो एक प्राइवेट बैंक है और स्टेट के अंदर नहीं आता आर्टिकल 12 के अंदर, तो आर्टिकल 226 के अंदर उनके खिलाफ नहीं आ सकते। हाई कोर्ट का कहना था कि हर बैंकिंग कंपनी को आरबीआई के अंदर बनाया गया है और उन्हीं के पॉलिसीज को मानते हैं और अमल में लाते हैं। बैंक का काम है देश की आर्थिक बेहतरी और सबका कल्याण, तो बैंक पब्लिक ड्यूटी निभाता है और उनका एक पॉजिटिव दायित्व है अपने कर्मचारियों के और पब्लिक की ओर। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है ये बैंक, तो आर्टिकल 12 के अंदर आता है बैंक अदर अथॉरिटी इस टर्म के अंदर। लेकिन अपने कामगार की ओर पब्लिक ड्यूटी कैसे हुआ, वो भी तब जब वो गवर्नमेंट का काम ही नहीं है। यहाँ रिट के रिस्पोंडेंट बॉडी का प्रकृति और प्रकार क्या है उसको महत्व दिया गया है। सारे जजमेंट में इस पे बहुत चर्चा है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम बिनी में जो कहा गया है जहाँ भी रिस्पोंडेंट प्राइवेट कंपनी था और नौकरी से निकालने का विषय था, वहां कहा गया था कि रिस्पोंडेंट प्राइवेट बॉडी भी हुआ तो भी पेटिशनर के प्रति उसका कोई पब्लिक लॉ एलिमेंट के अंदर दायित्व है क्या, ये देखना पड़ेगा। हम कंपनीज एक्ट के अंदर बनाए गए बैंक है। हमारा काम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर है। कंपनी के मालिक सब प्राइवेट है और बैंक के प्रॉफिट सारा बैंक अपने कामों के लिए ही वापरा जाता है। हम कोई देश का काम नहीं करते। हम पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं पब्लिक को। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 में एक ही है जो आरबीआई से नियुक्त किया गया है। हम आर्टिकल 12 के अंदर नहीं आते। थॉमस ने रिट के समय सर्टियोरारी का रिट मांगा है कि उसके खिलाफ का इंक्वायरी रिपोर्ट क्वाश किया जाए और बोर्ड द्वारा जो भी इंक्वायरी हुई है उसको गैर कानूनी ठहराया जाए। सर्टियोरारी एक रिट का टाइप है, वो मैं आगे बताऊंगा कि मैंडेमस इश्यू करके उसको वापस नौकरी में रखा जाए पिछला सारा पगार देके। हमारे को प्रश्न ये पड़ा है कि क्या ये बैंक एक प्राइवेट बॉडी है। अगर हाँ कि वो स्टेट के अंदर ही आता है तो रिट के अंदर आएगा। अगर नहीं तो ये पता करना पड़ेगा कि क्या ऐसा रिट मेंटेनेबल है बैंक के खिलाफ। हारी ने एक जजमेंट का उल्लेख किया है, अजय हसिया एटसेट्रा वर्सेस खालिद मुजीब सहरावर्दी एंड अदर्स एटसेट्रा 1981 AIR पेज 487। इसमें दिया गया है कि कुछ बातों को परख के पता चलता है कि क्या एक कंपनी आर्टिकल 12 के अंदर आता है या नहीं, कि कंपनी का शेयर कैपिटल पूरा गवर्नमेंट के पास है क्या, कि सरकार से आर्थिक मदद क्या काफी है उस कंपनी को चलाने, कि क्या उस कंपनी का कोई एकाधिकार है क्या उस कंपनी के कार्य क्षेत्र में जिसको सरकार की सहमति भी मिलती हो, कि क्या सरकार का कितना नियंत्रण है उस कंपनी पे, कि उस कंपनी के काम क्या पब्लिक के लिए महत्वपूर्ण है और ये काम क्या सरकार के काम से जुड़े हुए हैं, कि क्या सरकार का कोई डिपार्टमेंट उस कंपनी को ट्रांसफर किया गया है। लेकिन इसके बाद एक अलग जजमेंट में हमने कहा है कि ये कोई अनिवार्य रूल्स नहीं है, कि इनमें से किसी न किसी टेस्ट लागू होना ही चाहिए कंपनी पे आर्टिकल 12 में बैठने के लिए। उसमें हमको लगा कि ये देखना काफी होगा कि क्या बॉडी आर्थिक रूप से या प्रशासकीय रूप से सरकार पर निर्भर है या नहीं। ये निर्भरता ठोस होना चाहिए। है तो आर्टिकल 12 के अंदर आ जाएगा बॉडी। अगर नियंत्रण सिर्फ नियमों के किसी कानून के अंदर है तो नहीं होगा आर्टिकल 12 के अंदर वो बॉडी। बाद में एक जजमेंट को रेफर किया गया, एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन एंड अदर्स सिविल अपील नंबर्स 15536 to 37 ऑफ 1996 वगैरह। इनमें हमने और रूल्स बनाए आर्टिकल 12 के अंदर बॉडी बैठता है या नहीं ये देखने। एक बॉडी के अस्तित्व का संविधान काफी नहीं है देखने के लिए कि वो गवर्नमेंट के नियंत्रण में है या नहीं, कि अगर वो एक कानून के अंदर बनाया गया बॉडी है तो वो सरकार का एक साधन है। अगर कोई भी उसका शेयर कैपिटल पब्लिक के टैक्स से आता है तो वो गवर्नमेंट से अधीन हो सकता है, कि अगर उस बॉडी को गवर्नमेंट का सुरक्षा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 के अंदर अपना व्यवसाय करने तो वो गवर्नमेंट के अंदर आता है।
कि ऐसे बॉडी का शासक देश के संविधान के अधीन होना चाहिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर होना चाहिए, कि बॉडी के लिए बनाए गए नौकरी के नियम पब्लिक लॉ से सुसंगत होने चाहिए, कि बॉडी व्यवसाय भी करे तो वो गवर्नमेंट के ही अंदर आते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कि सरकार का कड़ा नियंत्रण पर रखना होगा, कि बॉडी का काम पब्लिक के हित का होना चाहिए, कि बॉडी का अपने कर्मचारियों या पब्लिक पे कानून के अंदर या अपने अस्तित्व के दस्तावेजों अधिकार होना चाहिए, कि बॉडी पब्लिक का कोई काम करता है और अपने कर्मचारियों की सेहत पगार अच्छे से रहने के लिए दिया तो वो, और कि बॉडी का अगर हर क्रिया पब्लिक के हित में हो और न्यायपूर्ण तरीके से पब्लिक का काम करता हो, कि बॉडी अगर अन्याय से बिना अपना विवेक वापरे कोई भी गैर संवैधानिक काम नहीं कर सकता। ऐसे 13 चीजें बताई गई। आगे कहा गया कि आर्टिकल 226 के पब्लिक लॉ रेमेडी के लिए हर केस के तथ्यों पे देखना होगा कि क्या वो बॉडी पब्लिक और सरकार से संबंध को लेके बनाए गए कानून के अंदर आना चाहिए, लेकिन कभी कभी निजी कानून में भी आ सकते हैं। बैंक ने भी कई जजमेंट्स को रेफर किया जिनमें से प्रगा टूल्स भी था। सब कुछ देखने के बाद हमको लगता है कि आर्टिकल 226 के अंदर रिट मेंटेनेबल हो सकता है इनके खिलाफ: 1. स्टेट यानी सरकार, 2. अथॉरिटी यानी अधिकारी, 3. स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कानून के अंदर बनाया गया बॉडी, 4. एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट यानी सरकार के अधीन आने वाला बॉडी, 5. अ कंपनी विच इज फाइनेंस्ड एंड ओन्ड बाय द स्टेट, मतलब सरकार द्वारा आर्थिक मदद मिलने वाला या सरकार के मालकी का कंपनी, 6. अ प्राइवेट बॉडी रन सब्सटेंशियली ऑन स्टेट फंडिंग, मतलब प्राइवेट बॉडी जो सरकार के आर्थिक मदद पे काफी निर्भर हो, 7. अ प्राइवेट बॉडी डिस्चार्जिंग पब्लिक ड्यूटी और पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक नेचर, मतलब कोई खासगी बॉडी जो पब्लिक के लिए कोई अच्छा काम करती हो जो पब्लिक के हित में हो, 8. A person or body under liability to discharge any function under any statute to compel it to perform such a statutory function, मतलब जिस बॉडी या इंसान को किसी कानून के अंदर कोई कर्तव्य निभाने का आदेश हो। थॉमस का कहना है कि आरबीआई का बड़ा नियंत्रण है बैंक पे, लेकिन बैंक का कहना है कि सारा नियंत्रण सिर्फ नियामक रूप में है जो बैंक के असल काम से संबंधित है। हमारा कहना है कि कंपनीज एक्ट के अंदर स्थापित किए गए बैंक्स का काम मुनाफा कमाना है, कि सरकारी बैंक्स एक अलग स्तर पे है क्योंकि उनके मुनाफे गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट का नियंत्रण भी होगा उन पे। ऐसे बैंकिंग कंपनीज को देश की अर्थव्यवस्था आगे ले जाने नहीं बनाए गए हैं, बल्कि अपने मुनाफे और काम के लिए है, चाहे उन पे सरकार का नियामक रूप से नियंत्रण हो, ताकि ऐसे बैंकिंग कंपनीज लोगों का पैसा लेके डूब ही न जाएं। ऐसे बैंकिंग कंपनीज वैसे तो रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आते, लेकिन इनसे भी कुछ कानून का उल्लंघन हुआ हो तो रिट दे सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट या एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 या वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 वगैरह, जो प्राइवेट कंपनीज पे भी लागू होते हैं, और इनका उल्लंघन किया तो रिट इश्यू हो सकता है। आगे बताए गए जजमेंट्स में लिखे गए रूल्स के हिसाब से सरकार का बैंक को कोई आर्थिक मदद नहीं है अपना सारा काम करने, ना ही शेयर कैपिटल सरकार के पास है। इस बैंक का कोई एकमेव उपस्थिति नहीं है जिसको सरकार का आश्रय हो। इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। जो नियामक है इस बैंक के लिए वो सारे प्राइवेट कंपनीज पे लागू होते हैं। सरकार का कोई मत नहीं है इस बैंक को चलाने में, कि आरबीआई का नियंत्रण तब लागू होता है जब बैंक ठीक से काम न करे और पब्लिक जिन्होंने अपना पैसा वहां रखा है उन्हें संरक्षण देने वगैरह। नुकसान भी बैंक का है और फायदा भी। ऐसे कंपनीज बेशक का देश का अर्थव्यवस्था में हाथ है, लेकिन इनको पब्लिक नेचर के कर्तव्यों का पालन करना नहीं कह सकते। अजय हाशिया के जजमेंट के हिसाब से ये बैंक नहीं है बैठता। हमको लगता है इस केस में एक प्राइवेट कंपनी जो बैंक का काम करे उसको कोई सरकारी कानून के अंदर या पब्लिक के हित का काम करने वाला नहीं मान सकते। हम कहते हैं कि एक प्राइवेट बॉडी को रिट तभी दे सकते हैं जब ऐसे बॉडी को कोई कानूनी कर्तव्य हो और उसका पालन करने कह सकते हैं, या उनका कोई पब्लिक के हित में कोई कर्तव्य हो तो।
ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ टॉमस को नौकरी से निकालने का विषय है, वो भी क्योंकि टॉमस ने उल्लंघन किया है रूल्स का। टॉमस कोई ऐसा बैंक के कर्तव्य नहीं अमल में लाने कह रहा जिससे वो कानूनी तरह से बंधा हो बैंक। ऐसे में अपील अलाउ करते हैं और कहते हैं कि रिट मेंटेनेबल नहीं है। इससे ये तो पता चलता है कि कौन से बॉडीज के खिलाफ मोटा मोटा रिट फाइल किया जा सकता है। ये भी मालूम पड़ता है कि केस में क्या मांगा गया है वो देखना जरूरी है, इस पार्श्वभूमि में कि जिस बॉडी के खिलाफ मांगा गया है उसका कर्तव्य क्या है मांगने वाले के प्रति।